नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और हिंदी प्रैक्टिस सेट में आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग 19 सेट सॉल्व कर चुके हैं, और जो कि हमारे यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 20 नंबर, तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पथ पथ युग्म का अर्थ है। तो पथ पथ युग्म का क्या अर्थ हो जाएगा? रास्ता रोगी का भोजन, या फिर रोगी का भोजन रास्ता, या फिर मत भोजन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, रोगी, भोजन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है। गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गय प्लस अक, या फिर गा प्लस आयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गय प्लस अक, जो हो जाएगा गायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं प्रत्यय के योग के बाद बना शब्द कौन सा होता है? सुगंध, अपमान, या फिर जो हो जाएगा आपका मालिन, या फिर अनुकूल। तो क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा। माली के बाद में पीछे क्या लगा है? मालिन बन गया, माली से बन गया है मालिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो किस प्रकार के? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्न में से अशुद्ध शब्द छांटिए। क्षत्रिय, धोखा, श्रेष्ठ, या फिर आविष्कार। तो आविष्कार यहाँ पर अशुद्ध है, क्योंकि क्या होता है? आविष्कार होता है, आविष्कार नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक जो है आपको ये गद्यांश दिया गया हो, इससे पढ़कर आपको क्वेश्चन छांटने हैं। तो हम लोग गद्यांश को छांट लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिजीवी वह है जो विचार के माध्यम से सत्य का अन्वेषण करता है। सत्य की अवधारणा सुंदर है, किंतु बहुत ही अमूर्त और द्वैधात्मक भी है। शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह वह थोड़ा अस्पष्ट होती है। बुद्धिजीवी यदि अन्य दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं से थोड़ा अलग होता है, तो मेरे विचार में इसलिए कि वह सार्वभौमिक और विशिष्ट के बीच नाजुक और मूल्यांकन संतुलन बनाने का प्रयास करता है। समाज की हर विशिष्ट समस्या पर विचार करते समय उसके सामने कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो परम और शाश्वत होते हैं। जरूरी नहीं वह उन्हें परिभाषित करे, किंतु उनके आलोक में वह अच्छे और बुरे, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का विवेक अर्जित करता है। वह जो है उसे यथार्थ का तटस्थ ढंग से यथावत विश्लेषण करता है। पूर्ण रूप से वस्तुपरक होना उसकी प्राथमिक शर्त है, किंतु वह ही काफ़ी नहीं है। वस्तुपरक तो वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, गणितज्ञ भी होते हैं। यदि बुद्धिजीवी उनसे अलग है तो इसलिए क्योंकि वह जो है उसका अवलोकन करते समय होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए उसके बारे में विचार करता है, और इस तरह एक नैतिक आयाम स्वतः ही उसके बौद्धिक कार्यकलाप के साथ जुड़ जाता है। बुद्धि के माध्यम से वह आलोचनात्मक चेतना का संवाहक बन जाता है। चेतना का यह तत्व ही जो भारतीय परंपरा में बुद्धिजीवी को एक मनीषी का गौरव प्रदान करता है। एक ऐसा व्यक्ति ही मनीषी की मर्यादा को प्राप्त करता है जिसका विचार तंत्र मनुष्य का समूचा अस्तित्व हो। यह तभी संभव हो सकता है जब वह अपनी बुद्धि को प्रज्ञा में परिलक्षित कर सकने योग्य हो। प्रजा वह समझदारी है जहाँ मनुष्य अपने आत्म में आकर भी समूची सृष्टि से, जिसमें चराचर सब शामिल होते, एकात्म स्थापित कर लेता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सत्य की अवधारणा होती है सार्वभौमिक, स्पष्ट, या फिर मूर्त और अस्पष्ट। सार्वभौमिक, अमूर्त और द्वैधात्मक, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी था, चलिए हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो इसका आपको जो राइट आंसर हो जाएगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था?
कि जो है अमूर्त और द्वैधात्मक भी होती है, शायद समस्त सार्वभौमिक अवधारणाओं की तरह थोड़ा स्पष्ट होती है। तो क्या हो जाएगा, अमूर्त होती है, द्वैधात्मक एवं सार्वभौमिक होती है। चलिए हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि बुद्धिजीवी के कार्यकलापों में नैतिक आयाम कब जुड़ता है। तो आलोचनात्मक चेतना आ जाने से, जब वह क्या होना चाहिए इसकी परिकल्पना करता है, या फिर जब तटस्थता हो जाती है, या फिर जब वस्तुपरकता हो जाती है। तो जब वह क्या होना चाहिए की परिकल्पना करता है तो उसमें नैतिक आयाम जुड़ जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वस्तु परक ज्ञान होता है कैसा, कल्पना पर आधारित, वस्तु पर आधारित ज्ञान, या फिर वस्तु को परखने वाला, या फिर वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान। तो कैसा होता है, वस्तु परक होता है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय परंपरा में मनीषी कहलाता है ज्ञानवान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति, या फिर सचेतन बुद्धि। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है, मनीषी कहलाता है भारतीय परंपरा में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि शाश्वत का विलोम है क्या, नश्वर, मर्त्य, अमर, या फिर अक्षर। तो क्या हो जाएगा, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बुद्धिजीवी अन्य तत्ववेत्ताओं से किस प्रकार अलग होता है, वह वस्तुपरकता पर जोर देता है, वह तटस्थता पर जोर देता है, वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है, या फिर वह बौद्धिक होता है। तो क्या होता है, वह शाश्वत मूल्यों पर जोर देता है, इसलिए वो अन्य से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बुद्धि प्रज्ञा में कब रूपांतरित होती है, जब आलोचनात्मक चेतना का आविर्भाव होता है, जब ज्ञान का आलोक प्राप्त होता है, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक होता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रज्ञा में रूपांतरित कब होती है, जब मनुष्य का चिंतन व्यापक हो जाता है और समस्त चराचर जगत उसकी दृष्टि बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। संवाहक शब्द का अर्थ है क्या है, लाने वाला, ले जाने वाला, बहने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है, ले जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं संवाहक। चराचर का आशय क्या है, चरने वाला और नहीं चरने वाला, चलने वाला और नहीं चलने वाला, सजीव, निर्जीव, या फिर उपयुक्त में से जो है उपयुक्त सभी। तो चराचर का आशय होता है सजीव और निर्जीव दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि अवतरण के आधार पर प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या होगा, या फिर पर्याय क्या होगा, बुद्धि, ज्ञान, सत्य, या फिर समझदारी। तो क्या हो जाएगा, प्रज्ञा का मतलब होता है कि समझदारी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि वनवासी शब्द में समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, या फिर कर्मधारा है। तो वनवासी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 17 का निम्न में से दंतव्य वर्ण कौन सा है, जो हम लोग दांत की सहायता से बोलते हैं, टा, चा, ता, या फिर ऊ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ता। तो इसमें आपका हो जाएगा टा हो जाएगा इसमें, क्योंकि हम जब टा बोल के देखें, टा, ता, ता हो जाए, इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर ता हो जाएगा, जो हमें दांतों की सहायता से बोलना पड़ता है, जिसमें हमारी जीवा जो है वो दांतों को स्पर्श करती है। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द वक्त, वरक, वक्र, या फिर वर्ग। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वक्त, जो है शब्दकोश में पहले आएगा। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, कोयल, ऊंट, कपाट, या फिर काट। तो इसमें कपाट हो जाता है आपका तत्सम शब्द। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, अकिंचन। निजत्व संज्ञान शब्द है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, या फिर जातिवाचक। तो कैसा है, यह है एक भाववाचक शब्द। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन छ की ध्वनियाँ हैं, इसमें कौन सी हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। तो इसमें आपके ऑप्शन
जो है ए सही हो जाएगा। का प्लस आम प्लस शा मिलकर बनते हैं छा, तो इन तीनों के मिलन से क्या बनता है? छा। तो ऑप्शन नंबर 23 देखते हैं कि निर्भय शब्द का संधि विच्छेद क्या सही होगा? नी प्लस भय, नी प्लस रभय, या निह प्लस भय, या फिर निरिप प्लस भय। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निह प्लस भय। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं, देखते हैं कि शुद्ध छांटी है इसमें से आगामी, केंद्रीय, अधीन या फिर दीक्षा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका अधीन जो है ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें होता है आगामी, एक डंडा और लगना चाहिए इसमें, केंद्रीय इधर से बड़ी की मात्रा, और दीक्षा में भी इस तरीके से लगी होनी चाहिए थी मात्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। केर वेर का संग होना का क्या अर्थ होता है? दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, या फिर भाग्य की बात, या फिर दयावान व निष्ठुर का साथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ रहना, तो इसको बोलते हैं कि केर वेर का संग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया ढूंढनी है ऑप्शन में? तो इसमें कौन सी है? आना, जाना, लेना, या फिर मरना। तो इसमें जो आपकी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेना जो है वो एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? नहीं इसमें पूछा गया, ए मनमथ, या फिर मनोज, अनंग, या फिर मरीचि। तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें आपके मरीचि जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी के मनमथ हो गया, जो मनमथ, मनोज या फिर अनंग है, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा देखनी है। तो पराया, अपना, जागरण, या फिर सभ्य। तो इसमें कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें जागरण जो है भाववाचक संज्ञा है। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? पाप, त्रुटि, अपराध, या फिर द्रोह। तो भाषा संबंधी भूल को क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे, क्योंकि पाप बहुत बड़ा हो गया, अपराध ये कहीं ना कहीं विस्तृत इनका अर्थ निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? श्याम, ग्रह, चंचू, या फिर सुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुर जो है वो एक तद्भव शब्द है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।